नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई एमएचएसएससी के एग्जाम के लिए एडवांस फिजिक्स यानी कि 11th और 12th की भाई फिजिक्स पढ़ रहे थे भाई, जिसके अंदर हमारा टारगेट है कि भाई 24 क्लास के अंदर आपको 11th और 12th की भाई जो एडवांस फिजिक्स कराई जाए, जिससे आपका एचएसएससी के एग्जाम में ना तो कोई न्यूमेरिकल गलत हो और ना कोई आपका जर्नल क्वेश्चन गलत हो भाई। इसके साथ में भाई एक महत्वपूर्ण सूचना है कि भाई दोस्तों आपके हरियाणा पुलिस की एग्जाम की डेट आ चुकी है भाई, 7 और 8 अगस्त है भाई। इससे पहले भी हमारी ये क्लासेज हैं अल्टरनेट डेज के अंदर चल रही थी, एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास थी। अब आपका एग्जाम आ गया है भाई, एक महीना आपका एग्जाम का रहता है भाई। इसके लिए भाई हमने डिसाइड किया है कि ये क्लास आपकी रेगुलर रहेंगी भाई। हमारी जो टाइमिंग बैच की टाइमिंग क्या है भाई, 12 बजे की टाइमिंग है भाई, 12 बजे की टाइमिंग है। अब ये हर रोज 12 बजे भाई फिजिक्स की क्लास होगी, 1 घंटे की क्लास होगी, जिसके अंदर हर दिन आपको एक चैप्टर कराया जाएगा भाई। 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, 19 क्लास हो रहती हैं। आज से भाई 19 दिन आप ऐड कर लो भाई, 26 तारीख को भाई आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, जिससे भाई आपको सब न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे और इसके साथ में जर्नल क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे भाई। ठीक है भाई, तो भाई ये सूचना आप याद रखें, हर रोज क्लास होगी 12 बजे भाई, तैयार रहे हैं भाई। रिकॉर्डेड क्लास होगी, लाइव क्लास नहीं होगी भाई। ठीक है भाई, तो भाई आज की क्लास की शुरुआत करें भाई। अब जो भी दोस्त भाई हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भाई वो ज्यादा से ज्यादा भाई चैनल से जुड़े भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन प्रेस करें। इससे क्या फायदा होगा भाई, जो हमारी जो भविष्य में जो क्लास आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी भाई। ठीक है भाई, शुरुआत करें भाई। आज चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे भाई। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर क्या दिया हुआ है, इससे पहले भाई हम मोशन के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो क्या था भाई, लीनियर मोशन था भाई। अब हम रोटेशनल मोशन के अंदर आते हैं और कौन कौन सी टर्म यूज होंगी बिल्कुल ध्यान से भाई, जो भी पढ़ाया जाए भाई बिल्कुल साथ साथ में भाई नोट करते जाइए। नोट्स आपको मिल जाएंगे भाई। ठीक है भाई, नोट्स आपको मिल जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब तक हमारी क्लास कंप्लीट होंगी कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे भाई। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। देखिए भाई, इसके अंदर जो पहली जो टर्म यूज होगी भाई, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना भाई, रोटेशनल मोशन भाई। ठीक है भाई, और एक दूसरी टर्म है क्या है भाई, ट्रांसलेशन मोशन भाई। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन भाई, ये 2 टर्म यूज होती हैं भाई। चैप्टर नंबर 5 है, प्रदीप की बुक उठा लो भाई, अगर 11 12 के अंदर भाई आपने फिजिक्स पढ़ी है, साथ में सामने रख लो भाई, अपने आप पता चल जाएगा भाई। देखिए भाई, रोटेशनल मोशन के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात है कि एक एक्सिस होनी चाहिए भाई। क्या होनी चाहिए, एक्सिस होनी चाहिए। अगर कोई एक्सिस नहीं है तो हम प्योर रोटेशन की बात नहीं कर सकते भाई। पेपर में पूछा जाए रोटेशन के लिए क्या जरूरी है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, तो क्या होगा, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होनी बहुत ही जरूरी है। किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। दूसरी बात है भाई ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में भाई जो वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल इज कांस्टेंट भाई, सब निचोड़ निकल गया भाई, 6 से 7 पेज है, सभी का एक ही चीज है भाई, वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल इज कांस्टेंट भाई, पार्टिकल इज कांस्टेंट भाई। ये दोनों के अंदर आपको याद रखना है कि जब भी हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन होता है, मान लिया कि इस तरीके से कोई एक ऑब्जेक्ट है भाई, हमने इसको भाई फोर्स लगाया F है, तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं सभी, अगर ये v वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो इसके जो सभी पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, वो v वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे भाई। ठीक है भाई, तो भाई हमने क्या डिस्कस किया भाई, रोटेशनल मोशन के लिए क्या होना चाहिए, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होनी चाहिए भाई। ठीक है भाई, और ट्रांसलेशन मोशन के लिए क्या होना चाहिए भाई, कि जो एवरी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इसके बाद में आ जाता है कि मिक्स भाई, तीसरा मोशन कौन सा आ जाता है, मिक्स आ जाता है भाई। मिक्स में क्या होगा भाई, मिक्स के अंदर रोटेशनल भी होगा प्लस के ट्रांसलेशन भी होगा भाई। तो ये एग्जांपल आप कहां पे देखते हैं भाई, आप अपने ऑफिस के अंदर भाई, अगर आप कहीं पे काम करते हैं, बैंक के अंदर देखेंगे भाई, क्या होता है कि एक पंखा दिखता होगा भाई आपको, एक बार भाई इस तरीके से इस तरफ जाता है, एक बार इस तरफ जाता है, यानी कि घूमने वाला होता है भाई। एक तो हमारा नॉर्मल होता है भाई, जिसके अंदर क्या है कि एक्सिस फिक्स है।
अगर जिसके अंदर भाई एक्सिस फिक्स है तो वो तो क्या है भाई, वो तो प्योर रोटेशनल मोशन है भाई। और जिसके अंदर एक्सिस भी मूव करती रहे तो उसके अंदर ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है भाई। तो दोनों मोशन क्या हो जाएंगे भाई, जो हमारा जो पंखा है वो क्या है भाई, अगर उसकी एक्सिस फिक्स है तो क्या है, प्योर रोटेशन है। अगर उसकी एक्सिस फिक्स नहीं है तो क्या है, ट्रांसलेशन भी है और इसके साथ में रोटेशन भी है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये तो क्या थी, ट्रम थी। इसके बाद भाई हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो होती है भाई सेंटर ऑफ मास भाई। क्या है भाई, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करते हैं भाई। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, थोड़ी सी 1 घंटे की क्लास होगी भाई। एक चैप्टर के लिए 1 घंटे की क्लास ज्यादा नहीं है भाई। अगर आप और सब्जेक्ट सभी कंप्लीट कर चुके हैं तो फिजिक्स के ऊपर भाई अपने नंबर के अंदर इजाफा आप कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई, तो 1 घंटा या आधा घंटा भाई फिजिक्स को दें भाई दिन में, तो जिससे आपके न्यूमेरिकल गलत ना हो। अगर आपको पहले से फिजिक्स आती है तो जरूर दें भाई। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए तो भाई ये सब्जेक्ट क्या है कि पहाड़ के समान है, तो भाई छोड़ दो भाई। फिर एक ही चीज है, आर्ट वालों के लिए क्या है कि फिर छोड़ दो भाई इसको, एक ही ऑप्शन बचता है। तो साइंस वाले भाई जरूर ध्यान दें। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि वो पॉइंट भाई जिसके ऊपर सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है, वो कौन सा होता है भाई, वो होता है भाई सेंटर ऑफ मास भाई। क्या नाम है, सेंटर ऑफ मास निकालते किस प्रकार हैं, देखिए भाई। अगर मान लिया कि सेंटर ऑफ मास का सीधा फॉर्मूला लिखाएंगे भाई। अगर मान लिया कि एक बॉडी है ए और बी भाई, यानी कि इसके 2 पार्टिकल हैं भाई, ए और बी है। इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r2 है। तो भाई कभी भी ये बात बताओ कि अगर मेरे पास ये डस्टर है तो डस्टर के लिए सेंटर ऑफ मास क्या है भाई। अगर यहां पे देखा जाए, अगर मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूं बिल्कुल, अगर ये क्या है बिल्कुल बैलेंस है, तो क्या हो जाएगा, जहां पे ये बैलेंस होगा वही क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। यानी कि इतना ही मास तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में है और इतना ही मास इसके क्या है, राइट हैंड साइड में है। तो सेंटर ऑफ मास कभी भी आप देखते होगे भाई कि अगर स्पीयर है, स्पीयर से हम क्या करते हैं भाई, यहां से कोई भी डिस्टेंस लेते हैं बिल्कुल सेंटर से लेते हैं, क्योंकि स्पीयर का जो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसके सेंटर के ऊपर एग्जिस्ट करता है भाई। ठीक है भाई। अगर मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया है कि भाई नीचे की तरफ भाई सस्पेंड की है, तो नीचे की तरफ हम क्या करते थे भाई साइंस के अंदर, इसका मास क्या है, m है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कभी ऐसा तो नहीं करते कि भाई यहां से मास ले लेते हैं, क्यों नहीं लेते, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, इसके सेंटर पे लाई करता है। इसके लिए भाई फॉर्मूला क्या है वो याद रख लो भाई। सेंटर ऑफ मास के लिए, सेंटर ऑफ मास यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा भाई। तो देखिए भाई, सेंटर ऑफ मास 2 बॉडी के बीच में लाई करेगा भाई, कहीं ना कहीं इस पॉइंट के ऊपर लाई करेगा। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसका मास कितना है भाई, m1 है, और इसका मास क्या है, m2 है। तो भाई आप याद रखो भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला भाई पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास भाई। तो भाई आपको क्या बताना है कि r, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 r1 m2 r2, 2 बॉडी के लिए भाई m1 प्लस m2 भाई। ठीक है भाई, ये याद रखेंगे भाई। पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो r होता है, वो क्या होता है, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m1 प्लस m2। एक बार भी देख लेते हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या है, m1 r1 m2 r2, ये आपका हो जाएगा। अगर मान लिया कि क्या है कि भाई आपने झूला देखा होगा भाई, झूले के ऊपर क्या होता है कि एक इस साइड होता है भाई, एक जैसे बच्चे खेलते हैं तो क्या होता है कि एक बच्चा उस साइड बैठ जाता है, एक बच्चा उस साइड बैठ जाता है। अगर दोनों का वजन सेम है तो क्या होगा कि दोनों के लिए सेम आ जाएगा भाई, बिल्कुल लेवल सेम हो जाएगा। अगर एक के अंदर वजन ज्यादा है तो एक नीचे की तरफ चला जाएगा, एक ऊपर की तरफ उठ जाएगा भाई। तो मान लेते हैं कि भाई एक ये क्या है, रोड है भाई, ये रोड है, सेम एज इट इज रोड है। अगर इसके ऊपर 2 मास हैं m1 और m2, m1 और m2 दोनों का मास सेम है भाई, दोनों का मास सेम है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा भाई, तो क्या होगा, सेंटर के अंदर होगा भाई। अब बताइए सेंटर के अंदर होगा या नहीं होगा। तो ये देखिए भाई, m है, ये r1 है, यहाँ पे m2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, m आ जाएगी, और m प्लस m क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा भाई।
और इसको जब सोल्व करते हैं तो ये कट जाएगा भाई, ये 2m यानी कि r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2, यानी क्या क्या है कि ये पोजीशन वेक्टर और दूसरा पोजीशन वेक्टर दोनों को जोड़ दो भाई, मिड पॉइंट फार्मूला बन जाता है भाई। ठीक है भाई, तो हमेशा पूछा जाए पेपर में कि भाई दो मास हैं जो इक्वल हैं, अगर उनका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा तो हम क्या कहेंगे, हमेशा मिडल के अंदर लाई करेगा भाई। क्या करेगा भाई, हमेशा मिडल के अंदर लाई करेगा, बीच वाले पॉइंट के ऊपर उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा भाई। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसके बाद भाई अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है भाई, ये तो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इसके बाद हम लिखते हैं भाई वेलोसिटी, सीधे फॉर्मूले लिखेंगे भाई, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी क्या होगी भाई, जैसे ये r है भाई, तो इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, एक वेलोसिटी का फार्मूला लिखेंगे भाई, जिससे हमारी कंप्लीट क्या निकल जाएगी, वेलोसिटी निकल जाएगी भाई। तो ये हो जाएगा भाई, m क्या है, टोटल मास, बॉडी का टोटल मास, ये क्या है भाई, ये v1 है, और ये क्या हो जाएगा, m1 v1 m2 v2 प्लस m3 v3। अब कोई दोस्त कहेगा कि सर ये यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई, तो फिर वही बात आ जाती है कि भाई सर आपने जो कराया उससे कोई क्वेश्चन आया नहीं, इसलिए भाई कंप्लीट पढ़ लो। 24 क्लास हैं, 24 घंटे कंप्लीट कर लो भाई, 24 घंटे कंप्लीट होने के बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी भाई। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, mv। अगर बात करें v, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 v1 m2 v2 प्लस के n पार्टिकल के लिए है भाई, m1 vn और डिवाइड बाई में टोटल मास, टोटल मास क्या है m1 m2 प्लस m3। इस तरीके से क्या है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होता है। फायदा क्या होता है भाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का, मान लिया कि ये क्या है भाई, कोई मास है, इसके ऊपर भाई n पार्टिकल है भाई। अब इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाओ, या फिर इसके ऊपर लगाओ, या फिर इसके ऊपर लगाओ, तो सेंटर ऑफ मास निकालने का फायदा ये होता है कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर अगर हम फोर्स लगा दें तो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट सेम आएगा जो कि पूरी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे। पूरी बॉडी के ऊपर लगाओ या फिर सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगाओ, दोनों एक ही बात होती है। इसलिए हम हमेशा सेंटर ऑफ मास से फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं भाई, जो भी डिस्टेंस लेते हैं सेंटर ऑफ मास से लेते हैं। बताइए रोटेशनल मोशन के लिए क्या जरूरी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जरूर होनी चाहिए भाई। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब भाई एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं भाई। एक्सेलरेशन किस प्रकार होगा, एक्सेलरेशन भी इसी प्रकार होगा भाई, वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन, तो यह आ जाएगा m1 a1 m2 a2 प्लस के mn an। पेपर में डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछ सकता है भाई, m2 m3 आ जाएगा भाई। अब ये क्या है, ये टोटल मास है। अब ये बात बताइए कि मास को इस साइड लेके आते हो, मास इंटू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भाई। तो m1 a1 m2 a2 प्लस m3 a3 इस तरीके से चलता जाएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, पहले पार्टिकल के ऊपर फोर्स, दूसरे के ऊपर इस तरीके से n पार्टिकल के ऊपर फोर्स आ जाएगा। तो समझ गए भाई, सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट के ऊपर भाई सारे का सारा मास कंसंट्रेट होता है, और इसके लिए पोजीशन वेक्टर होता है m1 r1 m2 r2 m1 प्लस m2। वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या है, m1 v1 m2 v2 m1 प्लस m3 इस तरीके से। एक्सेलरेशन के लिए ये है, फोर्स क्या है, इस कहने का मतलब ये है कि भाई हर पार्टिकल के ऊपर जाके फोर्स लगाओगे, इससे अच्छा एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा दो भाई। ये लगभग कंप्लीट हो गया है भाई। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है भाई, एक्सटर्नल फोर्स है। पेपर के अंदर भाई दो क्वेश्चन बता देते हैं भाई। अभी पेपर में क्या पूछे गए थे भाई, पेपर में पूछा जाता है कि अगर एक सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए भाई, एक सिस्टम के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0 भाई, पेपर में पूछा जाता है इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो होता क्या है भाई, तो हम लिखते हैं कि भाई जो लीनियर मोमेंट है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड भाई। ये बिल्कुल ध्यान रख लें भाई, ये दो क्वेश्चन भाई। अगर टोटल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो उस बॉडी का भाई लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है भाई। दूसरा भाई,
अगर यहीं पे इफ दी एक्सटर्नल, यहाँ पे क्या भाई फोर्स है, फोर्स लिखना भूल गए भाई, फोर्स इज जीरो। अगर यहीं पे लिखा जाए कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो भाई, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, तो फिर क्या होगा, लीनियर मोमेंटम की जगह आ जाएगा भाई एंगुलर मोमेंटम भाई। क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड भाई। तो अगर दोनों के अंदर डिफरेंस हुआ भाई, पेपर के अंदर कई बार पूछा भी गया है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, और अगर टॉर्क जीरो रहेगा तो भाई क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। वैसे लीनियर मोमेंटम और ये बताने की जरूरत नहीं है, मास इंटू क्या होती है, वेलोसिटी होती है भाई लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में मास की जगह आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। वेलोसिटी की जगह आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है भाई। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ बढ़े भाई। अब भाई आगे की तरफ है एक है भाई, पहले इसको अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, देख सकते हैं भाई एक बार। अब भाई एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इस तरीके का आपका एग्जाम में आ जाए ए क्रॉस बी, इसका मतलब होता है ए बी साइन थीटा भाई। ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। पेपर में पूछा जाएगा ए क्रॉस बी दे रखा है, बताइए इस वेक्टर, ये वेक्टर किसके बराबर है भाई। चाहे मैथ के अंदर पूछ ले भाई, आपके पास मैथ के अंदर भी तो वेक्टर पूछा जाता है भाई सी, इस तरीके से दिया मिलेगा, पूछा जाएगा कि ये जो वेक्टर है किसके परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या बताना है, ऑप्शन ए में आएगा क्या ए के परपेंडिकुलर है, दूसरा ऑप्शन आएगा क्या बी के परपेंडिकुलर है, या फिर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, या फिर ऑल ऑफ दी अबोव भाई, ऑल ऑफ अबोव भाई। तो क्या होगा, ये वेक्टर क्या है, ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, और जिस प्लेन के अंदर ए और बी लाई करते हैं उसके भी परपेंडिकुलर है। याद रखेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये आप याद रखें। पूछा जाए कि भाई ए क्रॉस बी निकालिए भाई, ए दे रखा है, बी दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो निकाल सकते हैं भाई, थीटा जो भी आएगा आप पुट कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई, इसके बाद आगे की तरफ बढ़े भाई। अब थोड़ी सी टर्म देख लेना भाई, एक बार बताते हैं भाई। देखो भाई, हमने सुना है वेलोसिटी, हमने सुना है क्या सुना है भाई, फोर्स सुना है, हमने सुना है लीनियर मोमेंटम, हमने सुना है डिस्प्लेसमेंट। अब भाई रोटेशन के अंदर ये चीज क्या होती है भाई, रोटेशन के अंदर ये चीजें क्या होती हैं। देखिए भाई, अगर हमने कहा था कि भाई अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें भाई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, अगर यहां पे क्या है रोटेशन ले लेते हैं भाई, यहां पे क्या है रोटेशन है, और यहां पे क्या है लीनियर है भाई। पेपर में ये पूछा जाएगा कि भाई ये बात बताइए कि भाई डिस्प्लेसमेंट का, सबसे पहला क्वेश्चन लिख लो भाई, डिस्प्लेसमेंट का एनालोगस क्या होता है रोटेशन के अंदर भाई। रोटेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट का जो एनालोगस क्या होता है भाई, तो ये बताना है भाई। एनालोगस का मतलब भाई जो चीज लीनियर में बोलते हैं वो रोटेशन के अंदर क्या बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को भाई यहां पे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भाई। क्या बोलते हैं भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा अंतर ये भाई आप लोग लिखेंगे भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं थीटा से, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट लेंथ से दिखा सकते हैं भाई। ठीक है भाई, इसके बाद दूसरा भाई, इसके बाद यहां पे आती है भाई वेलोसिटी। यहां पे क्या आती है, वेलोसिटी, जिसको किससे दिखाते हैं भाई, v से दिखाते हैं। उसी प्रकार यहां पे क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है भाई, ओमेगा के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, ओमेगा के बराबर होती है। पेपर में पूछ लिया जाए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो हमें क्या करना है, आर क्रॉस ओमेगा होती है भाई। क्या होती है, आर क्रॉस ओमेगा होती है भाई, आर क्रॉस ओमेगा होती है भाई। ठीक है, v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। हम लिखते तो ऐसे हैं कि v इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि आर ओमेगा साइन थीटा, अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर ओमेगा साइन थीटा भाई। ठीक है भाई, तीसरी भाई वेलोसिटी के बाद भाई लीनियर मोमेंटम, वेलोसिटी के बाद लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, किस चीज से दर्शाते हैं भाई, एल से दर्शाते हैं भाई। किससे दर्शाते, नहीं पी से दर्शाते हैं भाई। लीनियर मोमेंटम को पी से दर्शाते हैं, किसके इक्वल होता है,
मास इंटू वेलोसिटी। पीछे की क्लास का रिवीजन हो रहा है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये किससे दर्शाते हैं भाई, एंगुलर मोमेंटम को दिखाते हैं एल से भाई। किससे दर्शाते हैं, एल से। पूछा जाए कि लीनियर मोमेंटम को भाई रोटेशन के अंदर क्या बोलते हैं, आप कहोगे एंगुलर मोमेंटम भाई। लेकिन ये देखिए लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। उसी प्रकार यहां पे हम लिखेंगे, 1 मिनट के लिए रुको, अगली टर्म लेके आते हैं भाई। इसके बाद पूछ लिया जाए कभी मास, हम बोलते हैं कि भाई मास है, मास है, मास लीनियर के अंदर होता है। अब रोटेशन के अंदर मास का एनालोगस क्या होता है, तो वो आप याद रखें भाई, मास को क्या बोलते हैं रोटेशन के अंदर, मास के लिए क्या यूज करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे किससे दर्शाते हैं भाई, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर भाई। पूछा जाए कि मास तो लीनियर के अंदर बोलते हैं, रोटेशन के अंदर क्या बोलते हैं, आप कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे आई से दर्शाया जाता है, एम आर स्क्वायर होता है। अब आ जाओ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर भाई। मास की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा भाई। वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है भाई, ओमेगा है भाई। क्या है, ओमेगा है। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। इसके बाद आगे की तरफ बढ़े भाई। इसके बाद क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। इसके बाद क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। वो क्या होता है भाई, ए होता है, ठीक है। और वैसे होता तो क्या है, डीपी बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम भाई। यहां पे क्या आ जाएगा भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन भाई। एंगुलर एक्सेलरेशन को दिखाते किस चीज से हैं भाई, बताइए भाई। एंगुलर एक्सेलरेशन को किस चीज से दर्शाते हैं, जिस प्रकार यहां पे किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं, यहां पे दिखाते हैं भाई अल्फा से। किससे दिखाते हैं भाई, अल्फा से भाई। क्या है अल्फा। तो भाई ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये रेट ऑफ द चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम है। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की जगह क्या है भाई, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि डीएल बाई डी टी हो जाएगा भाई। डीएल बाई डी टी हो जाएगा, क्या नाम है, ठीक है भाई। नहीं 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 नहीं, ये गलत है भाई। देखिए भाई, एक्सेलरेशन को जो हम दर्शाते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये गलत लिख दिया, फोर्स का लिख दिया भाई। एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी भाई। क्या होता है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी भाई। रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अब आगे की तरफ बढ़े भाई, 6th भाई फोर्स। वैसे हमने फोर्स का लिख दिया भाई। वो फोर्स को किस चीज से दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं। और वो किसके बराबर होता है भाई, डीपी बाई डी से। और फोर्स का अगर रोटेशन के अंदर एनालोगस पूछा जाए, पेपर में कई बार पेपर उठा के देख लो भाई, पूछे गए हैं प्रश्न कि भाई फोर्स का रोटेशनल एनालोगस क्या होता है, रोटेशन में उसको क्या बोलते हैं, तो भाई क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा भाई। और टॉर्क को टो से दिखाते हैं, और जिसे क्या लिखते हैं, आर क्रॉस एफ लिखते हैं भाई। आर क्रॉस एफ लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो डीएल बाई डी टी भी इसको लिख सकते हैं भाई, ठीक है भाई। तो ये टर्म समझ में आई भाई। सभी टर्म क्या है भाई, जो हम लीनियर के अंदर बोलते हैं उसको रोटेशन के अंदर भी हमें पता होना चाहिए। कई बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, और फिर दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि फिजिक्स का क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकता, छोड़ दो भाई इसे। कल हमारे दोस्त भी कह रहे थे कि भाई इसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो भाई। तो फोकस भाई हम भी नहीं करें कि भाई इतना ज़्यादा फोकस करो, लेकिन जब आप पढ़ चुके हैं और सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, और अब आपके पास भाई अपने नंबर बढ़ाने का टाइम है, तो भाई इस सब्जेक्ट को भाई आप उठा सकते हैं भाई, अगर आपकी साइंस पहले से थोड़ी सी ठीक है भाई, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसके बाद आता है भाई एंगुलर वेलोसिटी। अभी हमने बताया कि एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी है भाई, तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं भाई। एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में 3-4 चीजें याद रखो भाई। देखिए एंगुलर वेलोसिटी को, आज सारी रोटेशन की टर्म पढ़ेंगे भाई। एंगुलर वेलोसिटी को जो दर्शाते हैं वो ओमेगा से दर्शाते हैं भाई। किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से दर्शाते हैं। होता क्या है भाई कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। पूछा जाए पेपर में कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम कहेंगे आर क्रॉस में ओमेगा।
या फिर इसको लिख दो कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में क्या हो जाएगा ओमेगा भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में क्या हो जाएगा ओमेगा आ जाएगा। दोनों चीजें हम लिख सकते हैं भाई, ठीक है। ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई भाई। अब एंगुलर वेलोसिटी के बाद भाई एंगुलर एसेलेरेशन भाई, एंगुलर एसेलेरेशन भाई, एंगुलर एसेलेरेशन, एंगुलर एसेलेरेशन अभी अभी हम बता चुके हैं भाई। एंगुलर एसेलेरेशन क्या होता है भाई, अल्फा किसके बराबर होता है भाई, तो रेट ऑफ द चेंज ऑफ द उस वेलोसिटी के भाई, तो एंगुलर वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार पूछा जाए कि दोनों के बीच में एंगुलर एसेलेरेशन और लीनियर एसेलेरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे आर क्रॉस में क्या आ जाएगा अल्फा भाई, आर क्रॉस में अल्फा, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में क्या हो जाएगा अल्फा आ जाएगा भाई। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू अल्फा। यूनिट भी पूछ सकता है, डायमेंशनल फॉर्मूले भी पूछ सकता है, तो सब चीजें ध्यान रखें भाई। इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको किस चीज में मापते हैं, रेडियन में, रेडियन पर सेकंड भाई, रेडियन पर सेकंड भाई, तो ये याद रखें भाई, ठीक है। यूनिट पहले भी पढ़ा चुके हैं। इसके बाद फोर्स भी हो चुके हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी हो चुका है, ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद भाई पावर भाई, पावर, पावर का सीधा याद रखें भाई, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है भाई, ये याद रखें। फोर्स दे रखा है, वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं जब आपको पावर भी दे रखी है भाई, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें भाई। इसके अलावा दो चीजें और लिख रखी हैं, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व्ड होगा, जब उसके ऊपर एक्शनल टॉर्क जीरो होगी, ठीक है भाई। किसी के ऊपर अगर एक्शनल टॉर्क जीरो है तो कौन सा मोमेंट कंजर्व्ड होगा भाई, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। और जब एक्शनल फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। बहुत ज्यादा पेज के अंदर दे रखा है, एक ही टर्म में भाई हम आपको बता देते हैं भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भाई, देखिए भाई कोई भी वेट है आप सस्पेंड कर रहे हैं, ये मान लो वेट है भाई, तो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि वो पॉइंट भाई, वो पॉइंट जिससे हम क्या लेते हैं भाई, इसकी वेट लेते हैं भाई, वेट यानी कि इसका फोर्स लेते हैं भाई। तो यानी कि अगर इस पॉइंट से अगर हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके मास हो जाएगा, और इनटू में क्या है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, फोर्स इज इक्वल टू एम जी लग रहा है भाई। तो यानी कि जिससे भाई क्या करते हैं, जिससे भी हम कोई भी फोर्स लेते हैं तो वो क्या होता है, लिख क्या रखा है भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट वेयर द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, यानी कि जहां से क्या होगा कि उस बॉडी का वेट एक्ट करे तो वो क्या है भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी है भाई। इसके साथ में भाई फर्स्ट पार्ट भाई यहीं पे कंप्लीट होता है, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, हम ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक यूनिट, वैसे तो बोर्ड के एग्जाम में देखा जाए तो 20-20 दिन की यूनिट होती हैं, यहाँ पे आपको एक दिन के अंदर ही कराने का हमारा टारगेट है भाई, ठीक है भाई। क्योंकि अभी पुलिस का पेपर भी आ चुका है और आगे ग्राम शिव के पेपर की भी डेट आ चुकी है, और इसके साथ में भाई कांस्टेबल एसआई का एग्जाम भी आ चुका है। तो सभी के लिए भाई क्या है, ये क्लास बहुत ही फायदेमंद होंगी भाई, ठीक है। तो भाई अब और बात करते हैं भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखने हैं भाई ये टर्म, बिल्कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं, दो फोटो भाई टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी जाएंगी भाई, ठीक है भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड बुक से ही भाई, बुक है तो ठीक है भाई, अगर बुक नहीं है तो भाई टेलीग्राम चैनल के ऊपर नीचे लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर भाई उसको ज्वाइन करो भाई, और आपको भाई वो पीडीएफ नहीं भी पेज मिलेंगे भाई, ठीक है। फोटो खींच के डायरेक्ट भेज देंगे भाई। देखिए सबसे पहली बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, लीनियर मोशन के अंदर मास होता है, और जो मास का काम लीनियर मोशन में मास होता है वही काम मास का काम रोटेशन में कौन करता है, तो क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिखाते किस चीज से हैं भाई, हम कहेंगे आई से शो करते हैं भाई। होता क्या है भाई, मास इंटू आर स्क्वायर, यानी कि जो मास है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार हो रखा है वो क्या है भाई, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पूछा जाए इसकी यूनिट क्या होती है भाई, तो हम क्या कहेंगे, मास की तो क्या होती है किलोग्राम, और ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर भाई। इसके बाद पूछा जाए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है भाई, तो हम मास के लिए क्या लिखेंगे 1 यूज करेंगे, L2T कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये चीज निकाल सकते हैं भाई, ये क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किससे दर्शाते हैं आई से, और होता क्या है mr स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लो भाई, क्या नाम है, ठीक है भाई।
मास का काम क्या होता है वैसे, इनर्शिया को मापना। इनर्शिया क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन। उसी प्रकार इनर्शिया का काम यहाँ पे कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। थोड़ा सा समझाने का पर्पज है, वैसे तो ज्यादा वो नहीं है भाई। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भाई, दोनों के अंदर एनालोगस बताओ भाई, ठीक है। हमने कहा कि 1 मिनट के लिए बात बताओ कि भाई काइनेटिक एनर्जी वैसे होती क्या है, कि जो वेलोसिटी की वजह से हो भाई काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन की वजह से हो भाई तो मास इंटू वेलोसिटी होते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन चाहिए भाई, सेम एज इट इज लिखो भाई, आप लिखेंगे भाई। अच्छा भाई, मास क्या है, लीनियर भाई, और एंगुलर में क्या होगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। होगा क्या, आई होगा भाई, ठीक है भाई। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है भाई, तो ओमेगा स्क्वायर भाई, तो आप ओमेगा स्क्वायर। वैसे डायग्राम से समझा रखा है कि इस तरीके से बॉडी रोटेट करती है, तो सब डेरिवेशन m1 r1 m2 r2 ये इस तरीके से, और लास्ट में रिजल्ट यही आता है। इसलिए भाई रिजल्ट आपको, रिजल्ट से भाई हम समझा रहे हैं। वैसे कराने को डिटेल के अंदर कराएंगे तो भाई फिर 9-10 घंटे का एक ही चैप्टर बन जाएगा। आप आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होता है, पेपर के अंदर सीधा ही डेरिवेशन पूछ लेते हैं। अब बताएं भाई क्या पूछते हैं भाई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग भाई। अब कह तो देते हैं कि भाई बहुत ही मुश्किल है भाई फिजिक्स, लेकिन पेपर में तो ये भी पूछा गया है, क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है भाई, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। पेपर के अंदर तो एस्केप वेलोसिटी भी पूछता है, क्या होती है, 2gr होती है भाई, 2gr होती है। तो क्या ये कोई मुश्किल है भाई, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है भाई, तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मतलब पढ़ने की जरूरत है, ठीक है भाई। अब भाई आगे की तरफ बढ़े भाई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पेपर को देखकर ही भाई सब हम रिजल्ट आपके सामने लिख रहे हैं भाई। इसके बाद भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, शेप ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, नहीं पूछेगा भाई पेपर में। इसके बाद भाई रेडियस ऑफ गायरेशन भाई, रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर पेपर में रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला पूछे तो हम लिखना है भाई, हमें लिखना है कि r स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर 2 प्लस के r स्क्वायर 3 प्लस के r स्क्वायर n r बटे में क्या आ जाएगा n। ये क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का, होती क्या है थोड़ा सा बता देते हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है भाई, और ये क्या है, बॉडी जो रोटेट कर रही है भाई, ठीक है भाई। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पहले की इसकी जो डिस्टेंस है, पहले पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है r1 है, दूसरे की क्या है r2 है, तीसरे की क्या है r3 है, इस तरीके से n पार्टिकल है भाई। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे टोटल मास कंसंट्रेट है। मान लेते हैं कि भी इसका जो सारे का सारा सेंटर ऑफ मास ये है भाई, ठीक है, यहाँ पे सारे बॉडी का मास एक्ट करता है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट रहता है, वो क्या होता है भाई, वो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, r स्क्वायर 1 r स्क्वायर 2 अपॉन में n भाई। दो बॉडी का पूछे डिस्टेंस दे दे तो पार्टिकल दो हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग निकाल लेंगे भाई। टॉर्क भाई, इसके बाद भाई टॉर्क दे रखा है भाई। टॉर्क यानी कि क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है भाई। अब बताइए कि फोर्स होता क्या है। क्या होता है भाई, फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन भाई। उसी प्रकार भाई टॉर्क क्या होता है, किस चीज से दर्शाते हैं भाई, टो से दिखाते हैं भाई। किसके बराबर होता है, मास की जगह क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आई अल्फा हो जाएगा भाई। यही तो होता है भाई, टो इज इक्वल टू आई अल्फा। वैसे टो होता क्या है, फोर्स क्या होता है भाई, dp बाई dt, लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज। उसी प्रकार भाई dl बाई dt। वैसे आप 11th और 12th के अंदर भाई फिजिक्स को छोड़ देते हैं, 11th का तो भी पढ़ते ही नहीं, क्योंकि 11th बोर्ड की क्लास है नहीं। अब आगे जाके जो प्रॉब्लम होती है, जिसने भी अच्छे से फिजिक्स पढ़ी है और इस तरीके से अभी SI के एग्जाम की तैयारी कर रहा है भाई, तो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 4 नंबर कहीं पे टूटते नहीं है भाई, 1 नंबर के ऊपर हज़ारों बच्चे आ जाते हैं भाई, ठीक है। तो वहाँ पे ना पढ़ने का नुकसान भी है भाई बहुत ज़्यादा। अभी तो देख ही रहे हैं आप लोग, साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई सभी मिला के, जो कि मेरिट के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं भाई। एक अकेली हरियाणा जीके पढ़ना, हाँ मतलब ठीक है, मतलब सबसे पहले हरियाणा जीके पढ़ो भाई, लेकिन ये नहीं कि हरियाणा जीके की रेल बना दो कि 22 नंबर के लिए
दो तीन क्वेश्चन तो वैसे भी गलत होने हैं भाई, ठीक है। एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी भाई, तो डीपी बाई डी क्या है भाई, ये मोमेंटम है, ये लीनियर मोमेंटम है। अब बताइए भाई यहाँ पे क्या लिखता हूँ भाई मैं, डी बाई डी टी, ये क्या होता है, आई अल्फा होता है भाई। आई तो कुछ हो नहीं सकता, तो आई इंटू में डी अल्फा बाई डी टी आ जाएगा। और ये टॉर्क, अभी मैंने कहा था कि भाई टॉर्क किसी के ऊपर जीरो हो तो क्या कंजर्व रहता है भाई, आई तो जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो क्या होगा भाई, ये होगा भाई एंगुलर मोमेंटम होगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम, जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा भाई, ठीक है भाई। अब भाई ज्यादा हमारा बचा नहीं हुआ है, इसको नोट करें भाई, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई हम। देखिए इस तरीके से करा दिया गया है कि पूरी यूनिट को भाई इतने मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करा दिया गया है। अब पेपर जिस दिन आएगा उस दिन देख लेंगे भाई, बैठ के बात करेंगे भाई पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रखा है या नहीं आ रखा है भाई, उस दिन देखते हैं भाई, बैठ के बात करते हैं। अब हमने एक बात कही कि डायमेंशनल फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आएगा भाई, आता ही है हर बार भाई। तो 3 पेज हैं भाई 11th क्लास में, हम आज फोटो डाल देंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, 3 से 4 पेज हैं भाई, उनको याद कर लो भाई, उनके फॉर्मूले भाई। इसके साथ में हमने कहा कि एक जर्नल क्वेश्चन आता है तो जर्नल क्वेश्चन कर लो भाई। न्यूमेरिकल कराए हैं भाई, अभी ये पीछे तो हम बता चुके हैं कि वेलोसिटी के न्यूमेरिकल आते हैं भाई, एक्सेलरेशन दिया हुआ होता है, वेलोसिटी निकालो भाई, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें करें भाई, ठीक है। इसके बाद भाई है एंगुलर मोमेंटम हो चुका है भाई, रिलेशन भी हो चुका है, सब चीजें ये कंप्लीट कर चुके हैं भाई, ठीक है। इसके बाद आ जाओ भाई कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते किस प्रकार हैं भाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए 2 थ्योरम है भाई। एक होता है भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सबसे पहली कौन सी है भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भाई। एक थ्योरम है भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और दूसरी कौन सी है भाई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भाई। कौन सी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भाई। थ्योरम पैरेलल एक्सिस मतलब अगर हमें एक एक्सिस, हमने कहा कि रोटेशन के लिए एक बात जरूरी है कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन होनी चाहिए भाई। अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें पता है, अगर उस लाइन के पैरेलल में कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ जाए तो कौन सी थ्योरम काम करेगी भाई। अगर उस एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के ऊपर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ जाए तो भाई वो कौन सी थ्योरम करेगी। तो देखते हैं भाई, मान लिया ये एक बॉडी है भाई, ये क्या है भाई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है भाई। इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है भाई, मान लिया कि भाई आई है, मतलब कुछ भी है भाई, मतलब मुझे पता है भाई इसके अबाउट, यानी कि मान लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई आर है भाई, स्मॉल में लिख देते हैं भाई। अब इसके पैरेलल में एक एक्सिस है भाई, बिल्कुल पैरेलल में, ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों के अंदर भाई हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई ये क्या है, ये जो एक्सिस है, ये दोनों लाइन पैरेलल है भाई, इनके बीच की। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है, इसके अबाउट हमें निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला क्या होता है, एम इंटू में आर स्क्वायर भाई। तो किस प्रकार निकालेंगे भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि अगर हम मुझे इस वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, आई किसके अबाउट निकालना है, वाई के अबाउट। मान लेते हैं ये क्या है, आई वाई डैश भाई, ये क्या है, आई वाई डैश। तो क्या करना पड़ेगा, जो है वो तो एज इट इज लिखो भाई, जिसका पता है वो तो एज इट इज लिखो, प्लस में ये फार्मूला लगा दो भाई। मास कितना है इसका m, और इसकी डिस्टेंस क्या है, मान लिया r है तो एम आर स्क्वायर भाई। कहने का मतलब है एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसके पैरेलल में दूसरी एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो क्या करना है, जो दे रखा है वो तो एज इट इज लिख दो भाई, इसके साथ में मास, पूरी का मास क्या है और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो क्या निकल जाएगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा भाई। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में मान लिया कि ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है भाई, ये क्या है वाई एक्सिस है, और ये क्या है जेड एक्सिस है भाई, ये क्या है जेड एक्सिस है। मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वाई एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, लेकिन जेड एक्सिस के अबाउट नहीं पता भाई। तो जेड एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा भाई, आई एक्स प्लस आई वाई भाई, आई एक्स प्लस आई वाई भाई। तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए भाई, ठीक है भाई। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या है कि जो एक्सिस दे रखी है वो प्लस के क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा कि भाई
एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट और जेड के अबाउट निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो भाई। पेपर के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है कि भाई जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई एक्स प्लस के आई वाई करना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई और कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताते हैं। इसके साथ में भाई एक फोटो डाल देंगे भाई, अभी डाल देंगे भाई। वीडियो अपलोड हुई है 12 बजे, तो अभी 1 बजे आपकी भाई फोटो डल जाएंगी भाई। अब सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है भाई रिंग के अबाउट भाई। सबसे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आप पीडीएफ से देख सकते हैं भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहला भाई रिंग का भाई। ठीक है भाई, रिंग के अबाउट निकालना है भाई मुझे, और परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस भाई। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर मतलब क्या है, ये रिंग है भाई, ये क्या है, रिंग है। ये एक प्लेन के अंदर लाई करती है भाई। इस प्रकार है कि भाई इसके परपेंडिकुलर में मान लिया कि ये क्या है, एक एक्सिस है, यहां से एक एक्सिस आएगी, इसके अबाउट भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे बताना है भाई। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे बताना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है भाई, रिंग का भाई होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है, एम आर स्क्वायर। एक क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर में जो एक्सिस आती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग की वजह से क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर भाई। पेपर में पूछ लिया जाए इस रिंग के डायमीटर के अबाउट क्या होगा भाई, तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इस प्रकार जेड एक्सिस है भाई, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाएगी भाई। कैसे लग जाएगी, अगर ये x है ये y है तो मैं क्या कहूंगा कि आई एक्स प्लस के क्या हो जाएगा आई वाई, और आई जेड के अबाउट क्या है, आई जेड के अबाउट तो एम आर स्क्वायर है भाई। तो x के अबाउट भी सेम है, y के अबाउट भी सेम है, तो क्या हो जाएगा आई एक्स क्या हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर भाई। तो क्या हो जाएगा कि अगर परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, ठीक है भाई, रिंग की वजह से डायमीटर के अबाउट पूछ ले भाई, डायमीटर के अबाउट अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर भाई, आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर भाई। अगर पूछ ले कि भाई किसी टेंजेंट के अबाउट बताओ भाई, इस टेंजेंट के अबाउट बताओ, तो बताइए भाई इस डायमीटर के अबाउट हमें पता है भाई, पता है भाई कितना है भाई, हाफ एम आर स्क्वायर है भाई, एम आर स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस क्या है, एम इंटू आर स्क्वायर, तो एम इंटू में आर स्क्वायर। यानी कि अगर पूछा जाए कि टेंजेंट के लिए रिंग की वजह से उसके टेंजेंट के ऊपर अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कितना आ जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर भाई। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे रिंग की वजह से परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर एम आर स्क्वायर। ठीक है भाई, किसी एक डायमीटर के अबाउट हाफ कर दो भाई, ठीक है भाई, और टेंजेंट के अबाउट क्या करो कि हाफ एम आर स्क्वायर में एम आर स्क्वायर ऐड कर दो, 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा भाई। याद रखेंगे भाई। इसी प्रकार दूसरे के ऊपर आ जाओ भाई, डिस्क के ऊपर भाई। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई, ये हो जाएगा भाई डिस्क का। तो याद रखें भाई, जब परपेंडिकुलर एक्सिस की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए भाई, परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए जो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। सीधा याद रखेंगे भाई, टेबल दी हुई है एक। ठीक है भाई, अगर किसी डायमीटर के अबाउट पूछे भाई तो क्या हो जाएगा, फिर हाफ कर दो भाई एम आर स्क्वायर भाई। ठीक है, अगर किसी टेंजेंट के अबाउट पूछे भाई तो फिर क्या करेंगे भाई, 5/4 एम आर स्क्वायर आ जाएगा भाई, 5/4 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। ये किसका हो जाएगा भाई, डिस्क का हो जाएगा। अब कोई पूछे भाई कि भाई सॉलिड स्पीयर का भाई, सॉलिड स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो आप रखेंगे भाई 2/5 एम आर स्क्वायर भाई। अगर पूछे कि ओलो स्पीयर का भाई, ओलो स्पीयर का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो 2/3 एम आर स्क्वायर भाई। ठीक है भाई, एक सिलेंडर का पूछे भाई उसकी एक्सिस के अबाउट, सिलेंडर का पूछे तो कितना आ जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर भाई। सिलेंडर का क्या आ जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर। टेबल में देख लेते हैं भाई क्या दिया हुआ है, कंप्लीट टेबल है भाई। सर्कुलर ओलो सिलेंडर, देखिए दो चीजें हैं भाई इसमें। अगर ओलो सिलेंडर कहेंगे हम, अगर ओलो सिलेंडर कहेंगे तो ये किसके लिए तरीके से काम करेगा, एक रिंग के तरीके से काम करेगा, तो एम आर स्क्वायर भाई। अगर सॉलिड सिलेंडर कहेंगे, सॉलिड सिलेंडर कहेंगे तो सॉलिड के अंदर भाई रिंग वो डिस्क कटती है भाई, तो डिस्क के लिए क्या आ जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर टू एक्सिस तो होता ही है, हाफ एम आर स्क्वायर आ जाएगा भाई। अगर किसी रोड के अबाउट निकालना हो भाई हमें, कि एक रोड दी हुई है भाई,
एल लेंथ की है, तो इसके सेंटर के अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है तो वैसे मिल जाएगी भाई आपको, ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर हाफ ml स्क्वायर आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर इसी प्रकार भाई कोई एक रेक्टेंगुलर है भाई, इस प्रकार से L है, ये B है, इस प्रकार अगर हमें निकालनी है तो ये कितना आ जाएगा m/12 होगा भाई, ठीक है, ml स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12 भाई। तो ये सीधे सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक टेबल है, वो याद जरूर रखें भाई, पूरी टेबल पढ़ के चले जाएं, 10 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए हुए हैं, उसका रट्टा मार लें भाई, काम बन जाएगा भाई, क्या नाम है, ठीक है। इसके बाद भाई लगभग कंप्लीट हो चुका है भाई, रोटेशनल मोशन के एनालॉजी सब कुछ हो चुका है। एक टेबल और है भाई जो एनालॉगस की है भाई, 3 टेबल हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएंगे भाई, ठीक है भाई। इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है भाई। अगली जो क्लास होगी वो होगी ग्रेविटेशनल फोर्सेज के ऊपर भाई, ग्रेविटेशन की क्लास होगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं, एस्केप स्पीड क्या होती है, इसके साथ में भाई सैटेलाइट की स्पीड क्या होती है, सैटेलाइट की रेडियस किस प्रकार निकाली जाती है, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्योंकि ग्रेविटी क्या है भाई, जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटी बढ़ती है या घटती है, तो इस प्रकार के बहुत ज़्यादा फिनोमिना है भाई ग्रेविटेशन के अंदर भाई। तो भाई जिस प्रकार से हमारी क्लासेस चल रही हैं, एक बार फिर से टाइम टेबल बता देते हैं भाई, दोपहर 12 बजे भाई हर रोज क्लास होंगी भाई, ठीक है। हरियाणा पुलिस के लिए टारगेटेड है भाई बिल्कुल, और इस प्रकार कुछ और न्यूमेरिकल होंगे वो हम अलग क्लास के अंदर लेके आएंगे भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी होगा भाई, उसको भी प्रेस करें भाई, जिससे आपको आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन मिल सके भाई। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।